नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोजगार एल्गोरिथम में। अगर आप यूपी ट्रिपल पेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल पेट 2021 के शिफ्ट 2 का पूरा पेपर सोल्यूशन। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम 1 से 50 तक का सोल्यूशन देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम 51 से 100 तक का। और हम केवल सोल्यूशन ही नहीं देखेंगे बल्कि हर सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है आपका, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? टॉमस रो, फायान, वेनसॉन्ग। ठीक है, तो इसका तो दो तरीका है कि एक तो आपको सबका सन याद हो कि कौन कब कब आया, और दूसरा क्या है कि ये किसके काल में आए थे। अगर ये आपको पता हो तो चूंकि उसका ऑर्डर हम लोग को ज्यादा आसानी से याद रहता है तो उसके थ्रू हम कर लेंगे। तो अगर आपको पता हो तो टॉमस रो आए थे जहांगीर के समय में, आपके जहांगीर के समय में। फायान आया था, हम सभी को पता होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, और वेनसांग आपका हर्ष वर्धन के समय में आया है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर दूसरे नंबर पे आएंगे आपके हर्षवर्धन, तीसरे पे आएंगे आपके जहांगीर। तो क्या हो जाएगा 2 3 और 1, 2 3 और 1, 2 3 और 1 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। अगर हम इस ईयर वाइज देखें तो ईयर वाइज कौन कौन कहाँ कहाँ आया, तो अगर हम बात करेंगे टॉमस रो का तो ये आए थे आपके 1615 से 1619 इनका काल था। फायान की बात करें तो ये था आपका 399 से 414, और अगर वेन सॉन्ग की बात करें 29 से 645। तो अगर इस वाइज भी देखेंगे तो सबसे पहले हमारा कौन आ जाएगा, फायान, उसके बाद वेन सॉन्ग, और फिर आपका टॉमस रो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ए बक्सर, बी प्लासी, सी वांडीवास, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लासी। अब अगर हम इसमें देखेंगे कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो एक तो था सिराजी दौला जो पराजित हुआ था, और हराया कौन था, तो इसको हराए थे ब्रिटिश। तो ये आप याद रखिएगा कि प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश और सिराजू दौला के बीच में। और अगर हम ईयर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1757। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ए लॉर्ड वेलेजली, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड हेस्टिंग। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, सी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है कि धन्वंतरी कौन थे, आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। ये क्या थे, इनके क्या थे, इनके सभा में कितने थे, 9 रत्न थे, और जो धन्वंतरी थे ये उन्हीं 9 रत्नों में से एक थे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये धन्वंतरी क्या थे, चिकित्सक थे, और इनको आयुर्वेद का महान ज्ञाता भी जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? ए मेगस्थनीज, बी फाहियान, सी वेनसॉन्ग, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगस्थनीज। तो ये अगर आपको याद होगा तो मेगस्थनीज किसके काल में आए थे, अगर ये कभी पूछ दे तो ये आप याद रखिएगा, ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? ए 1925, बी 1926, सी 1919, डी 1928। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1928। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज
पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया है? ए बम्बई, बी लाहौर, सी कराची, डी लखनऊ। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर। आपको याद होगा जब लाहौर में हमारा अधिवेशन हुआ था 1929 में, और इसके जवाहरलाल नेहरू जो है अध्यक्ष थे। तो इन्होंने 1929 में ही लाहौर के अधिवेशन में किसकी मांग हुई थी? पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। और 1929 में ही आपको याद होगा तो हमारा झंडा भी पहली बार फहराया गया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 1929 में ही हमारा क्या झंडा पहली बार फहराया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न का मिलान करें। इंडियन नेशनल आर्मी, बी गदर पार्टी, सी मित्र मेला, डी होम रूल लीग। तो आपका हो जाएगा इंडियन नेशनल आर्मी मतलब INA, जिसको हम आजाद हिंद फौज भी कहते हैं। तो ये किसका हो जाएगा? ये सीधा सीधा हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का 2। अब गदर पार्टी हम सभी जानते हैं कि ये था लाला हरदयाल का, तो इनका 1 हो जाएगा। अब मित्र मेला था आपका VD सावरकर जी का, और होम रूल लीग आपको याद होगा ये होगा एनी बेसेंट का। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा 2 और बी का 1। ठीक है, तो ए का 2, बी का 1, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया है? ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी फजलुल हक, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी अब्दुल कलाम आजाद। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना। अगर हम खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये आपका कब से कब तक था? तो अगर हम इसका सन देखेंगे तो ये हो जाएगा 1919 से आपका 1924। तो अगर इसका आपको सन याद करना हो तो याद रखिएगा कि हमारा जो खिलाफत आंदोलन था वो कब से कब तक चला था? 1919 से 1929। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ए गदर पार्टी, बी अनुशीलन समिति, सी अभिनव भारत ग्रुप, डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगर हम काकोरी षड्यंत्र की बात करें तो ये कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था लखनऊ के पास में काकोरी स्टेशन था। वहाँ पे क्या किया गया था? सरकारी खजाने को लूटा गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। और ये हुआ कब था? तो ये आपका हुआ था 1925 में। हम सभी को याद होगा कि इसमें 4-5 लोग मुख्य थे, जिसमें 4 लोगों को फांसी हुई थी। तो जिसमें आपके शामिल थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी, फिर आपके थे अशफाक उल्ला खां, और आपके फिर हो जाएंगे राजेंद्र लाहिड़ी थे, आपके रोशन सिंह थे, और चंद्रशेखर आजाद थे। तो हम सभी को पता होगा कि इसमें 4 लोगों को फांसी हुई थी। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह थे। हमारे 4 लोगों को फांसी दी गई थी। वो कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। तो इन 4 लोगों को हम याद रखिएगा कब काकोरी कांड में इनको फांसी दी गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी गंगा, डी कावेरी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कृष्णा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? ए 1951, बी 1953, सी 1955, डी 1958। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1953। और
अगर ये पूछ दे कि माउंट एवरेस्ट पे प्रथम बार चढ़ाई किया कौन था, तो ये थे आपके, याद रखिएगा, सर एडमंड हिलेरी और आपके तेंजिंग नोर्गे। तो तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी, ये दो लोग थे जो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किए थे। और किस वर्ष किए थे, तो ये हो जाएगा 1953। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? ए भैंसरोडगढ़, बी दर्रा, सी केवलादेव, डी घाट प्रभा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव घना। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? ए दल्ली राजहरा, बी कोरबा, सी उमरिया, डी राजनांदगांव। तो ये आपका हो जाएगा दल्ली राजहरा। चलिए चलते हैं। आपको अगर ये बात पता होगी कि भिलाई इस्पात संयंत्र आपका कहाँ है, ये है आपके छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में है। और ये दल्ली राजहरा भी आपके कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो अगर ये आपको पता होगा तो भी आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि दल्ली राजहरा आपका छत्तीसगढ़ में है। और भिलाई इस्पात संयंत्र भी आपका कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो इसका स्रोत क्या हो जाएगा आपका, दल्ली राजहरा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? पहला है जोजिला और बुर्जिल, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। बारह लापचा ला और सिपकीला, तो ये किस में आएगा, नहीं, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपका होगा हिमाचल प्रदेश में। तो आपको याद रखना होगा कि बारह लापचा ला और सिपकीला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और आपका तीसरा क्या है, थागाला, नीति पास और लिपू लेक, हिमाचल प्रदेश। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये आपका उत्तराखंड में है। चौथा है आपका नाथुला और जलेबला, सिक्किम। तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका क्या पूछा था, ध्यान रखिएगा कि सही नहीं है। तो सही नहीं में आपका क्या हो जाएगा, 2 और 3। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ए ब्याज दर, बी शेयरों की कीमत, सी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, डी व्यक्तिगत कर। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? ए आरबीआई, बी नीति आयोग, सी वित्त मंत्रालय, डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, सीएसओ भी कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? पहला तृतीयक, बी प्राथमिक, सी द्वितीयक, डी कृषि। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक। तो अगर आपको पता हो कि हम अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, मतलब उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो उसके 3 क्षेत्र जो है मुख्य है। पहला क्या है आपका, प्राथमिक है, दूसरा आपका द्वितीयक हो जाएगा, और तीसरा आपका तृतीयक हो जाएगा। अब हम ये बात करें कि किसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो आपका प्राथमिक में आ जाएगा आपका कृषि, खनन और मत्स्य पालन, इससे रिलेटेड चीजें। आपका अगर हम द्वितीयक की बात करें तो द्वितीयक में आपका आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग आ जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, विनिर्माण। तो आपका, और अगर तृतीयक की बात करें तो ये आपका
सेवा क्षेत्र, जो हमारा सर्विस सेक्टर है ना, ये आते हैं आपके तृतीयक में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ए बलवंत राय मेहता, बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सी एम एस स्वामीनाथन, डी नॉर्मन एडवर्ड। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये किसके लिए जाने जाते हैं? हमारे श्वेत क्रांति के। और अगर हम बात करें एम एस स्वामीनाथन की, तो ये हमारे किसके जाने जाते हैं? याद रखिएगा, हरित क्रांति के। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ए पीवी नरसिम्हा राव, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी नरसिम्हा राव। तो हमारे जो 1991 आर्थिक सुधार, इसी समय हमारा क्या हुआ था? एलपीजी आया था। एलपीजी का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। और अगर कई बार ये पूछ देता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन था उस टाइम, तो आपके ये पीएम तो आपके नरसिम्हा राव हो जाएंगे, और जो आपके मनमोहन सिंह हैं वो हो जाएंगे आपके फाइनेंस मिनिस्टर। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ए पुलिस, बी कानून और व्यवस्था, सी जेल, और आपका डी दंड प्रक्रिया संहिता। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंड प्रक्रिया संहिता। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सूचियां हैं वो कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। पहला जो है वो आपकी केंद्र सूची है, दूसरा आपका राज्य, और तीसरा आपका होता है समवर्ती सूची। तो ऐसे कानून जो केंद्र बनाता है वो केंद्र सूची में रखे जाते हैं, जो राज्य बनाता है वो राज्य सूची में रखे जाते हैं, और जो दोनों बना सकते हैं वो समवर्ती सूची में रखी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? याद रखिएगा, ये नहीं शब्द बहुत बार परेशान करता है और बहुत गलतियां भी करवाता है। तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा आपको। अगर नहीं आ गया तो उसको ऐसा नहीं कि हमने देख लिया कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं देखा, बस विशेषता देखा कि विशेषता क्या दिया है, इसमें से कोई भी देख लेंगे, इसमें से कोई अर्थसंघी भी संरचना है, ये भी सही है आपका, शक्तियों का वितरण ये भी सही है, तो आप क्या कर लेंगे, कोई भी टिक मार के चल दिए तो नहीं। ये आप ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो आपको अर्धसंघीय संरचना ये भी बिल्कुल सही है, ये भी है, शक्तियों का वितरण ये भी सही है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये भी सही है। आपका है क्या नहीं? बी। तो ये आपकी विशेषता नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और अगर हम ये बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के कौन से भाग में है, तो ये आपके हैं भाग 4 में। तो आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 44, डी अनुच्छेद 46। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? ए बलवंत राय मेहता कमेटी, बी अशोक मेहता कमेटी, सी रॉयल कमीशन, और डी इनमें से कोई नहीं। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। अगर इस समिति गठन की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा ये जो समिति का गठन हुआ था, ये हुआ था 1957 में। तो याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? ए स्विच चालू होने पर, बी स्विच बंद होने पर,
सी स्विच बंद या चालू होने पर, डी इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विच बंद होने पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ए फैराडे, बी ओम, सी वोल्ट, डी एम्पियर। ये हो जाएगा आपका ओम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए साइट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी ऑक्सेलिक अम्ल, डी फार्मिक अम्ल। ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइट्रिक अम्ल, बिल्कुल सही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्कट जनक रसायन से होता है? ए हृदय रोग, बी मधुमेह, सी कैंसर, डी दमा या अस्थमा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। तो याद रखिएगा कर्कट जनक से आपको क्या होता है? कैंसर होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अतःचर्म, बी अधिचर्म, सी चर्म, डी विशिष्ट चर्म। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिचर्म। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्या है आपका? ठीक है, ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। तो ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा कि हम पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये हो जाएगा ब्रैकेट में आपका, अगर हम डायरेक्ट एलसीएम लेके इसका मल्टीप्लाई ऐड करें तो 169 प्लस 27/169। तो ये आपका हो जाएगा 9 7 16 हो गया आपका, 6 2 8 1 9 196/169 ब्रैकेट में। तो हमें पता है कि 196 किसका होता है? 14 का होता है, और 169 किसका होता है? 13 का होता है। तो ये ब्रैकेट से निकल के हमारे लेफ्ट साइड में क्या जाएगा? 14/13 इक्वल टू आपका क्या है? 1 प्लस x/13। तो अगर हम x/13 को इधर रखें तो हमारा क्या हो जाएगा? 14/13 माइनस 1। x/13 बराबर आपका क्या हो जाएगा? 13 यहाँ गया, 14 माइनस 13/13 मतलब 1/13। तो आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। एक मिनट, ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 1, आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो ये सिंपल है। इसमें क्या करना होता है, जब भी आपको पूछे कि 8 में पूछ दे कुल कितने 2 हैं, तो आपको सिंपल क्या करना होता है? बटे 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 4। तो 8 में कुल कितने 2 हैं? तो 4 2 हैं। तो उसी तरीके से क्या पूछा है कि इस 37 से 1/2 में कुल कितने 1/8 है, तो आपको सिंपली क्या करना है? डिवाइड करना है। तो पहले हम इसको सरल तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 37 इंटू 2, 74 1 75। तो 75/2 हो जाएगा, और डिवाइड कैसे करेंगे? 8 से। तो 1/8 हो गया आपका, 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 75 गुणे 8/2। 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ये आपका 75 गुणे 4 मतलब 300। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 36.1/102.4। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट दोनों में सेम ही है। तो अगर कोई भी आपका भिन्न संख्या दी हो और जो है दशमलव जो है सेम सेम हो, तो हम सिंपली हटा सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है कि दोनों में ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें। तो आपको सिंपल क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में ये 361/1024। और हम जानते हैं कि आपका ये 361 किसका है? 19 का स्क्वायर होता है, और 1024 आपका 32 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19/32। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। तो 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो आपको याद होगा कि अगर हमारा हर साल कोई भी परसेंटेज या ब्याज कर लें या वृद्धि किसी की बात कर लें बढ़ रहा हो, और फिर अगला जो ब्याज या वृद्धि होगी
वो पिछले वाले टोटल के ऊपर होगी। जैसे आपका सिंपल में क्या होता है कि प्रिंसिपल आपका 800 हो गया मान लीजिए, और उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो अगर 2% का लग रहा है तो पहले साल भी 2% का लगेगा 800 पे ही, फिर दूसरे साल 2% किस पे लगेगा, 800 पे ही लगेगा, और तीसरे साल भी 2% किस पे लगेगा, 800 पे लगेगा। लेकिन ये जो केस है जनसंख्या वृद्धि की हो गई या चक्रवृद्धि ब्याज की हो गई, तो उसमें क्या होता है कि पहले साल 800 पे लगा, अब मान लीजिए 2% आपका आया, 2 16 16, तो आपका अगली बार किस पे आएगा, 816 पे 2% लगेगा। तीसरी साल आपका इसका 2% निकालेंगे, प्लस होके उस पे लगेगा। तो ये भी हमारा जो जनसंख्या वृद्धि है, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से सॉल्व होगा, हर साल ऐड होता जाता है प्रिंसिपल में। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखें तो सिंपल सा हमारा क्या होगा, सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% कम भी हो जाती है। तो अगर नेट बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा 3.5, या फिर ठीक है 3.5 की बात कर लें। अब अगर चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको याद होगा तो ये होता है आपका P इंटू 1 प्लस R बाई 100 बटे T, मतलब समय क्या है। तो ये आपका हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, मान लीजिए प्रिंसिपल को हम 100 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 1 प्लस R आपका क्या हो जाएगा 3.5 और बटे 100, और कितने ईयर्स के लिए कह रहा है, 3 ईयर्स के लिए कह रहा है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 10.8 के आसपास आएगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो क्या दिया है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो 13 परिणाम दिया है, क्या दिया है, ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका 13। तो इसमें आपका पहले 7 का दिया है आपको औसत, सॉरी पहले 7 का, और फिर आखिरी 7 का दिया है, और आपको निकालना क्या है 7वें का। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन दे कि 13 दिया हुआ पहले 7 का और आखिरी 7 का दिया हो, और बीच का पूछ ले, ठीक है, 11 दिया हो पहले 5 का दिया हो, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको बीच वाला पूछता है तो आपको सिंपल क्या करना होता है, पहले का सम निकालेंगे, दूसरे का सम निकालेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिए, और इनमें से माइनस किसको करना है, इस पूरे टोटल का सम। ठीक है, पूरा टोटल का सम अगर माइनस कर देंगे आपका, तो ये आपका 7वां निकल आएगा। जैसे देखिए, अगर आप ऐसे समझेंगे कि इसका आपने निकाला पहले 7 का, दूसरे आखिरी 7 का निकाला, तो आपका 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और पूरे का टोटल करेंगे तो उसमें 7 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। तो ये जो पूरा सम है इसमें 7 2 बार है, बाकी चीजें 1 1 बार है, और जो टोटल एक साथ निकालेंगे तो उसमें भी बाकी सारी चीजें 1 1 बार है। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपका एक साथ जो एक्स्ट्रा था उसकी वैल्यू आपको निकल आएगी। तो अगर इतना कुछ नहीं दिमाग लगाना है तो सिंपल सा ये तरीका याद रखिए। इसका ट्रिक है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे कि औसत पहले कुछ का दिया हो, बाद कुछ का दिया हो, और बीच वाले का निकालना हो, तो हम जो पहले बात का दिया होता है उसको जोड़ के और टोटल का सम माइनस कर देते हैं, तो हमारा बीच वाला निकल आता है। तो अगर हम देखेंगे कि पहले का क्या दिया है, टोटल का 68 दे दिया, पहले का 63 दे दिया, और लास्ट का 70 दे दिया। ठीक है, तो हम पहले का सम निकाल लेते हैं। पहले का कितना दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है। तो अगर हम
फर्स्ट निकालें, आप इसको कह सकते हैं तो आप इसको कह सकते हैं, मान लीजिए सम वन। सम वन का क्या हो जाएगा आपका, एवरेज। एवरेज कितना दिया है 63 और कितने का दिया है 7। तो हमारा एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होगा कि आपका क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है आपका सम बटे कितनी नंबर ऑफ एंटिटीज हैं, n। ठीक है, तो अगर हमें सम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एवरेज और नंबर ऑफ एंटिटीज जितनी होती है उनमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा 63 एवरेज दिया हुआ है, टोटल पद कितने हैं 7, तो 63 इंटू 7 आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 441। अगर हम सम 2 की बात करें, आखिरी 7 की, तो इसका एवरेज दिया है 70 और गुणे 7 करेंगे, 7 7 49, सीधा सीधा आपका हो जाएगा 490। और हम अगर टोटल सम की बात करें तो ये आपका टोटल का दिया हुआ था 68 इंटू पद कितने थे 13, तो ये आपका हो जाएगा 884। तो आपको सिंपल क्या करना है, सम वन सम टू माइनस टोटल सम। तो आपका हो जाएगा, निकालना कैसे आपको, सम वन प्लस सम टू माइनस टोटल। तो ये आपका हो जाएगा 441 प्लस 490 माइनस 884। तो ये हो जाएगा आपका, आएगा आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 47। तो आपका 47 हम देख लेते हैं कहाँ दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 47 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या है। ठीक है, ए तीव्र, बी तृष्णा, सी त्यागी, डी कुंठित। तो आपको क्या पूछा है, ध्यान रखिएगा, विलोम पूछा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुंठित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गजवदन का पर्यायवाची है, ए गर्जन, बी मेघनाथ, सी गणपति गणपति, डी विष्णु। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारे गणपति। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। ए कंटक, बी विकीर्ण, सी कुचैला, डी कंटका कीड़। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंटका कीड़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए दुग्ध इंस्पेक्टर होना, बी मिलजुल कर रहना, सी पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, डी उचित निर्णय लेना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उचित निर्णय लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए बहिष्कार, 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 डी बहिष्कार। तो हमें पता है कि बहिष्कार होता है, बहिष्कार में अब हमें ये दोनों तो पहले ही कट गए। ठीक है, अब क्या बचा, ये और ये। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ह पे क्या होता है, छोटी की मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये आपका आ गया पैसेज। ठीक है, द ऑथर सैट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज he had put out the light, he wished to see the window had looked like a plate, he was afraid। तो afraid आप देखेंगे ना कि ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जब पढ़ेंगे तो इसकी थीम आपको समझ में आएगी कि वो डरा हुआ था। ठीक है, ये आपका ही हैड पुट आउट द लाइट, ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। ही विश टू सी द विंडो, ये भी आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। द विंडो हैड लुक लाइक अ प्लेट। तो आप एक तरीका ये भी है कि ये तीनों पॉइंट आपको इसमें पैसेज में मिलेंगे ही नहीं। चौथा ऑप्शन बचता है ही वॉज ऑफरेड। तो आपको एक थीम समझना पड़ेगा इसका कि हाँ ही वॉज ऑफरेड, जो भी चीजें हुई थी घटित हुई थी क्योंकि वो डरा हुआ था। ठीक है, तो एक तरीका पढ़ के, दूसरा आप पढ़ेंगे तो ये भी जान जाएंगे कि आपको थीम समझ में नहीं आ रही, तो आप देखेंगे कि ये तीनों पॉइंट उसमें नहीं है, तो आपको चौथा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज ही हर्ड अ फेंट साउंड, ही सॉ समवन कमिंग टुवर्ड्स हिम, अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस, ही वॉज पुश्ड बाई समवन। तो
पुश बाय समवन तो बिल्कुल ही गलत है। आप अगर पढ़ लें, एक बार अगर पढ़ना चाहते हैं तो भी देख लेंगे। आई वॉज सडनली रोज्ड बाय अ ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे क्या है, बाय ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर क्या हुआ, आई वॉज सडनली रोज्ड। तो ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी, अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, क्लोजिंग द डोर, क्लाइंबिंग इनटू बेड, सी रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ब्लैंकेट, नन ऑफ दीज। तो अभी हमने पढ़ा क्यों क्या किया, ये आप पढ़ेंगे। ये देखिए पैराग्राफ के फर्स्ट में दिया, आई क्लाइंब्ड इनटू बेड, ठीक है, एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट। तो पहले क्या करा, क्लाइंब्ड इनटू बेड, उसके बाद रोल्ड माई सेल्फ इन ब्लैंकेट। तो आपको इसमें क्या पूछ रहा है कि ऑथर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड ऑथर डू फर्स्ट। तो सबसे पहली ही लाइन है आपकी क्लाइंबिंग इनटू बेड, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, प्राइड। ऑप्शन ए ह्यूमर, बी हेट, सी डिग्निटी, डी कॉवर्डाइज। तो आपको सिनोनिम्स का मतलब हो जाएगा सिमिलर वर्ड जो होते हैं। तो सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा आपका, किसका, प्राइड का। ऑप्शन नंबर सी डिग्निटी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोनिम्स का मतलब आपका विलोम हो जाता है या विपरीत हो जाता है। तो कीन का एंटोनिम्स आपको देखना है। ऑप्शन नंबर ए डल, बी अलर्ट, सी हम्बल, डी ईगर। ये हो जाएगा आपका डल। एक होता है आपने पढ़ा होगा कि आई एम वेरी कीन टू लर्न, ठीक है, आई एम वेरी कीन टू लर्न का मतलब क्या होता है कि बहुत एक्साइटेड है। और दूसरा क्या है, डल का मतलब होता है कि बहुत ही लुंज पुंज टाइप का आदमी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका डल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता, रेबीज, तो मच्छर क्या होगा। तो कुत्ते से क्या होता है हमारे, रेबीज होता है, तो मच्छर से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मलेरिया हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाते। ए नन, धर्म संगिनी, बी सूरवीर, सी मुनि, डी पादरी। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि धर्म संगिनी, मुनि, पादरी ये तीनों एक तरीके के हैं। ऑप्शन नंबर बी सूरवीर बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निश्चित कूट भाषा में कंप्यूट्रोन को लिखा जाता है, ठीक है, ये तो इस कूट भाषा में एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें क्या देखना है, ये देखिए COMP, तो क्या लिखा है PMOC, ठीक है। उसके बाद UT, तो UT को क्या कर दिया, UT को TU कर दिया। फिर RONE को क्या कर दिया, ENOR। तो पहले इन चारों को आपस में बदल रहा है, रिवर्स कर रहा है, फिर बीच वाले को रिवर्स कर रहा है, उसके बाद फिर लास्ट के चारों को रिवर्स कर रहा है। तो आप देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ADVA को रिवर्स करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा AVDA, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, ये ऑप्शन पहले गलत हो गया, बचा क्या, ये दो, AVDA। अब आपको डिफरेंस में देख लेना है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। AN लास्ट में क्या आएगा ये देख लेना है। तो आपको AGES, अगर इसको आप उल्टा करेंगे तो आपको हो जाएगा SEGA। तो आपको क्या आएगा ऑप्शन में, ए आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कोई आदमी है, वो क्या कह रहा है महिला से कि, ये मान लीजिए हम मान लेते हैं महिला है, महिला को हम माइनस से डिनोट करके महिला, क्या कहता है कि महिला को क्या कहता है कि तुम्हारी माँ, तो इनकी माँ मान लेते हैं यहाँ मदर, ठीक है। तुम्हारे माँ के पति, पति मान लीजिए ये हो गया फादर, पति हो गया। पति की बहन मतलब इनकी सिस्टर क्या है, बुआ लगती है,
तो महिला का संबंध उस आदमी से किस प्रकार होगा। तो आप देख सकते हैं इस महिला का सिस्टर, जो इसके पिता की सिस्टर हैं, वो भी तो इसकी बुआ लगेंगी। तो इस महिला की भी सिस्टर लग रही है और उस जो आदमी है उसकी भी सिस्टर लग रही है। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आपको कैलेंडर निकालने का एक तरीका ये है कि जब भी दिन की बात हो, तो जैसे अगर आज 18 फरवरी मान लीजिए फिर 2005 को क्या है, 2005 को कौन सा दिन है, फ्राइडे है। ठीक है, तो 18 फरवरी आपका 2006 को क्या हो जाएगा, +1 हो जाता है। फ्राइडे का मतलब सैटरडे हो जाता है। अगर यही 2006 लीप ईयर होता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, क्योंकि फरवरी का लीप ईयर 2005 में आएगा, तो 2005 अगर लीप ईयर होता तो सैटरडे की जगह क्या हो जाता, संडे हो जाता, +2 हो जाता। क्योंकि 2005 लीप ईयर नहीं है तो ये आपका इसमें +1 ही होगा। तो ये आपका हो जाएगा सैटरडे। फिर क्या कर रहा है, 2007 की बात कर रहा है कि कौन सा दिन है, तो 2007 में आपका क्या हो जाएगा, संडे। तो अब इसमें 2006 को देखेंगे लीप ईयर है कि नहीं, तो ये भी लीप ईयर नहीं है, तो आपका संडे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन का ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में 51 से 100 तक क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं। और आप भी कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि आपको कितना क्वेश्चन पहले से आ रहा था और कितना नहीं हो रहा था। तो स्कोर, मैंने कहने का मतलब है स्कोर आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।